Hello everyone, welcome to the Manu Law classes in the session of Daily News Analysis. Today is 19th of September 2024. I am Naresh Sharma going to discuss with you the current affairs and GK for today. So आइए सबसे पहले हम चलते हैं प्रीवियस डे सेशन जो था उसके बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस. सो वी कैन रिवाइज द प्रीवियस डे सेशन और आपको ये भी आइडिया लगता है कि क्वेश्चंस कैसे फ्रेम होते हैं किसी करंट अफेयर की इवेंट से या किसी करंट अफेयर के टॉपिक से. टॉपिक जो कल हमारा था वो एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस था. सो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट इज एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस, ये एक्चुअल में है क्या. तो देखो बड़ा सिंपल सा है, रेसिस्टेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स. सो जो एंटीबायोटिक जो मेडिसिन होती हैं उसके अगेंस्ट में इसमें रेसिस्टेंस क्रिएट हो जाता है जिससे कि उन डिजीजेस का क्योर इजी नहीं होता. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ AMR. तो इनमें से कौन सा AMR का कॉन्सिक्वेंस नहीं है. देखो इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ डिजीज स्प्रेड ये तो है, बिकॉज AMR अगर किसी को है तो ये जो रिस्क है वो इंक्रीज हो जाएगी. सीवियर इलनेस हो सकती है, इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ डेथ, हाँ ये भी हो सकता है. इजियर ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शंस, नो. जब किसी को AMR हो जाता है तो उसका जो ट्रीटमेंट है वो बहुत टफ हो जाता है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है, लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है. सो वो इजी तो बिल्कुल नहीं होता. सो दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर इज बी. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. By what percentage did AMR deaths among children under 5 decline between 1990 and 2021? So इसमें under 5 जो बच्चे हैं, चिल्ड्रन हैं, उनकी डेथ में कितना डिक्लाइन आया है अगर हम उसको परसेंटेज की बात करें, और वो कैसा है AMR से होने वाली डेथ्स में. सो ये आ गया है 50% का इसमें डिक्लाइन आ गया है. जबकि जो पर्सन 70 और 80 इयर्स एज या उससे अबव की एज के हैं उनकी डेथ्स ड्यू टू AMR उसमें इंक्रीमेंट हुआ है. इट मींस अगर कोई ओल्ड पर्सन है और उसको अगर AMR की प्रॉब्लम होती है तो डेथ होने के चांसेस ज्यादा हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एस्टिमेटेड नंबर ऑफ डेथ्स वर्ल्ड वाइड by 2050 due to antibiotic जो है रेसिस्टेंस. सो अगर हम AMR से रिलेटेड डेथ की बात करें तो 2050 तक ऑल ओवर वर्ल्ड 39 करोड़ डेथ हो जाएंगी आने वाले टाइम में. ये पॉइंट हमने कल देखा भी था. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अ मेजर ड्राइवर ऑफ एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस. इसका मेजर कॉज क्या है. ओवर यूज एंड मिस यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स, क्या ये करेक्ट है. हाँ करेक्ट है. लैक ऑफ वैक्सीन, ऐसे कोई वैक्सीन नहीं आती AMR के लिए. पुअर फिजिकल एक्सरसाइज, ठीक है थोड़ा बहुत हम कह सकते हैं कि एक्सरसाइज से हम अपनी इम्यूनिटी बूस्ट कर सकते हैं, लेकिन इससे AMR का कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है. क्लाइमेट चेंज से भी डायरेक्ट लिंक उसका नहीं है. सो दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर इज ओवर यूज एंड मिस यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स. हमने कल भी देखा था, हमने एग्जाम्पल भी लिया था इसके लिए कि कुछ लोग स्टार्टिंग में छोटी छोटी सी प्रॉब्लम्स के लिए मेडिसिन लेना स्टार्ट कर देते हैं और फिर बाद में प्रॉब्लम क्या होती है कि उनको डोज इंक्रीज करते रहनी पड़ती है. डोज इंक्रीज करते जाते हैं तब जाकर के उनको उसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है. विच एज ग्रुप सॉ एन इंक्रीज इन AMR. सो AMR से होने वाली डेथ में किस एज में जो है जो 80% तक का क्या हुआ है इंक्रीमेंट हमें देखने को मिला है. सो ये एज है पीपल इज इट 70 इयर्स एंड अबव. सो इस एज ग्रुप के लोगों में हमने कल देखा था कि लगभग 80% का इंक्रीमेंट हुआ है कि अगर किसी पर्सन को जिसकी एज 70 इयर्स या 80 इयर्स या उससे अबव है और उसमें अगर AMR की प्रॉब्लम है तो उसकी डेथ होने के चांसेस 80% इंक्रीज हो चुके हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ AMR ऑन कैंसर की जो कीमोथेरेपी एंड मेजर सर्जरीज. सो AMR का कीमोथेरेपी पर क्या इम्पैक्ट है. देखो
जब AMR की प्रॉब्लम किसी को होगी तो ऑब्वियसली उस पर मेडिसिन्स बहुत इजीली वर्क नहीं करेंगे, सो दैट विल क्रिएट रिड्यूस्ड इफेक्टिवनेस। सो उसको अगर हम मेडिसिन देंगे तो उन मेडिसिन्स की जो इफेक्टिवनेस है वो कम हो जाएगी। दूसरी बात देखो, एक क्वेश्चन यहाँ से कई बार पहले भी आ चुका है। क्वेश्चन क्या है कि कीमोथेरेपी किस डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए यूज होती है, तो वो कीमोथेरेपी कैंसर के लिए यूज होती है। नेक्स्ट हम चलते हैं अनदर क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ AMR अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट। इस रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो इसके अकॉर्डिंग सबसे बड़ा मेन कॉज इसका ओवर यूज और मिस यूज है। मीन्स पता नहीं है मेडिसिन वगैरह का, फिर भी मेडिसिन कंज्यूम कर रहे हैं, जरा सा कोल्ड हो गया तो एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं। इस तरीके की जो इश्यूज हैं वो यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं, और जो कि सबसे बड़ा रीजन है AMR का, दैट इज एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस। चलिए अब हम चलते हैं आज के करंट अफेयर पर, और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे उसके लिए एक रिपोर्ट है, और रिपोर्ट है रिलेटिव इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन स्टेट्स। जो इंडियन स्टेट्स हैं उनकी अगर हम बात करें तो उनमें हमको क्या मिलता है देखने को, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन स्टेट्स में क्या उसमें आपस में रिलेशन है। मींस अगर मैं बात कहूं कि इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ नॉर्दर्न स्टेट्स की बात करें, उसको हम कंपेयर करें साउथ इंडिया के स्टेट से, सो उसमें क्या हमें देखने को मिलता है, बात उसकी हो रही है। या हम नॉर्थ ईस्ट के स्टेट से देखें कि उनकी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस कैसी है, तो उन सबको हम एक रिलेटिव बेसिस पर उनका हम कंपैरिजन यहाँ पे करेंगे, जो कि एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये रिपोर्ट और ये कंटेक्स्ट क्या है, क्यों हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। रिलेटिव इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन स्टेट्स 1960-1961 से लेकर के 2023-24 इस पर एक स्टडी की गई, और उस रिसर्च पेपर को जब बाहर लाया गया उसको रिलीज किया गया है। किसने रिलीज किया है? इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर। सो जो प्राइम मिनिस्टर के लिए एक काउंसिल होती है जो PM को इकोनॉमिक मैटर्स पर एडवाइज करती है, इस काउंसिल को कहा जाता है इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो इसकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हमें बहुत सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिलेंगी, और जब ये रिपोर्ट रिलीज हुई है तो उसमें बहुत सारे पॉइंट्स निकल करके आए हैं, इसीलिए हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि भाई इस रिपोर्ट में क्या क्या की पॉइंट्स हमारे पास में है। तो सबसे पहले हम की पॉइंट देख लेते हैं कि दिस रिपोर्ट एग्जामाइंस रिलेटिव इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ स्टेट्स। जो स्टेट्स हैं उनके जो रिलेटिव परफॉर्मेंस है उसको एग्जामाइन करती है पिछले 6 डेकेड्स और हाफ डेकेड्स के ड्यूरेशन में अगर हम देखें, और उसके लिए 2 इंडिकेटर देख रहे हैं हम यहाँ पर, शेयर इन इंडियाज GDP और रिलेटिव पर कैपिटा इनकम। मींस इस रिपोर्ट ने इंडिया के सारे स्टेट्स को आपस में कंपेयर किया है, किस बेसिस पर कि उनका इंडिया की GDP में कितना कंट्रीब्यूशन है, दूसरा उनकी जो पर कैपिटा इनकम है उसमें क्या कंपैरिजन हो सकता है। तो ये तो आपको पता ही होगा कि इंडिया की GDP की जब हम बात करते हैं तो इंडिया के अंदर, इंडिया की जो डोमेस्टिक बाउंड्रीज हैं उसके अंदर जितना भी फाइनल प्रोडक्शन होता है और उसकी टोटल फाइनल मॉनेटरी वैल्यू की यहाँ पे हम ऐड करते हैं। रिलेटिव पर कैपिटा इनकम की अगर हम बात करें तो मीन सदर्न स्टेट्स जो हैं उनकी पर कैपिटा इनकम की क्या सिचुएशन है, नॉर्दर्न स्टेट्स की पर कैपिटा इनकम की क्या सिचुएशन है, ईस्टर्न स्टेट्स की क्या सिचुएशन है, वेस्टर्न की क्या सिचुएशन है, सेंट्रल स्टेट्स की क्या सिचुएशन है, तो उसके बेसिस पर हम इसको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। स्टेट के शेयर की अगर हम बात करें इंडिया की GDP में तो हम उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं कि हम बाय डिवाइडिंग द ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ द स्टेट बाय द सम ऑफ GSDP ऑफ ऑल स्टेट्स। मींस हम उस स्टेट की GSDP को देख लेते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को देख लेते हैं, और जिन स्टेट्स के साथ में वहां पे हम उनको कंपेयर करना होता है उनका टोटल करके उससे उसको डिवाइड कर देते हैं। रिलेटिव पर कैपिटा इनकम की अगर आप बात करोगे तो
वो कैसे कैलकुलेट होती है, उसको हम रेशियो की फॉर्मेट में कैलकुलेट करते हैं। पर कैपिटा नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट को देख लेते हैं और जिससे हम उसको कंपेयर करते हैं उनका भी उसी तरह से हम परसेंटेज ऑफ द ऑल इंडिया पर कैपिटा नेट नेशनल प्रोडक्ट देख लेते हैं। मींस नेशनल से उस स्टेट्स को या उन स्टेट्स को हम कंपेयर कर लेते हैं। ये हमारा इस तरीके के उसमें क्या होता है, कंपैरिजन होता है। डेटा की अगर बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन इसके लिए पूरा डेटा वगैरह कलेक्ट जो कर रखा होता है, वहां से उस डेटा को लिया जाता है। सो अलग से ये जो प्राइम मिनिस्टर के लिए इकोनॉमिक काउंसिल है, ये अलग से ऐसा नहीं कि फील्ड में जाकर के खुद से ही रिसर्च करती हो, नहीं। जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन इनको डेटा प्रोवाइड कराती है, वो उसको डिफरेंट मेथड्स को यूज करके जो कि स्टैटिस्टिक्स में यूज होते हैं उनके बेसिस पर अपना रिसर्च करती है, फिर अपनी रिपोर्ट को रिलीज करती है। इस रिपोर्ट में क्या निकल करके आया, तो अगर हम सदर्न स्टेट्स को देखें कि भाई सदर्न स्टेट्स की क्या सिचुएशन है, को 1991 से पहले जितने भी सदर्न स्टेट्स थे डिड नॉट शो एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस। तो 1991 से पहले इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं थी, कोई एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस नहीं थी। लेकिन जब से 1991 का लिबरलाइजेशन हुआ, आपको ध्यान होगा कि एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तब से अब अगर हम बात करें तो जो सदर्न स्टेट्स हैं इमर्ज्ड एज लीडिंग परफॉर्मर्स। अब इंडिया में अगर सबसे आगे कोई स्टेट चल रहे हैं तो वो सदर्न स्टेट्स ही फ्रंट पर चल रहे हैं डेवलपमेंट के मामले में, इकोनॉमिक ग्रोथ के मामले में। जैसे हम देख सकते हैं कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरला, तमिलनाडु, इनको अगर हम साथ में रख करके बात करें तो इंडिया की 30% जीडीपी इन स्टेट से आती है। कितने स्टेट्स हैं देखो, 1, 2, 3, 4 और 5। इंडिया के 5 स्टेट से 30% जीडीपी आ रही है, बाकी बचे हुए अराउंड 25 स्टेट्स हैं, उनसे हमारी 70% आ रही है। तो सोचिए कि ये जो सदर्न स्टेट्स हैं इंडिया की जीडीपी में कितना बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। एक पॉइंट और देख लेते हैं कि पर कैपिटा इनकम ऑफ ऑल सदर्न स्टेट्स की अगर हम बात करें बिकेम हायर देन द नेशनल एवरेज आफ्टर 1991। तो जो पर कैपिटा इनकम का नेशनल एवरेज की अगर हम बात करें, ऑल ओवर मींस कंट्री की बात करें एज ए होल, तो इनकी जो पर कैपिटा इनकम है वो 1991 के बाद नेशनल एवरेज से हमेशा ऊपर रही है। सो ये सदर्न स्टेट्स का एक बहुत बड़ा इसमें क्या है, रोल है इंडिया की जीडीपी में, इंडिया की ग्रोथ में। फिर हम कंपेयर करते हैं वेस्टर्न स्टेट्स को कि भाई वेस्टर्न स्टेट्स की क्या सिचुएशन है। तो इसमें महाराष्ट्र को हमें देखना होगा। महाराष्ट्र ने हमेशा से हाईएस्ट शेयर ऑफ इंडिया जीडीपी फॉर ऑलमोस्ट ऑल द पीरियड। हम जब तक की बात करें जिसमें इन्होंने स्टडी की है, लगभग 65 इयर्स की इन्होंने स्टडी की है, तो हमेशा इसका जो शेयर रहा है वो सारे स्टेट्स में इंडिविजुअली काउंट करें तो सबसे ज्यादा इसी का रहा है। गुजरात की अगर हम बात करें तो गुजरात ने 2000 और उसके बाद अपनी जीडीपी में बहुत तेजी से ग्रोथ की है, और उसको देखें तो हम 8.1% पर आ गई है वो उसकी जीडीपी जो है शेयर, जबकि ये जो है 2000 में जो है 6.4% हुआ करता था, जो कि अब कितना हो गया 8.1%। तो 2% का तो ग्रोथ। अगर दोनों को जॉइंट में देखें गुजरात और महाराष्ट्र को हम, तो इनकी पर कैपिटा इनकम दोनों की हमेशा नेशनल एवरेज से क्या है, ऊपर है। अगर 1960 से ही हम इसको देखें तो दोनों ही स्टेट्स हमेशा लीड कर रहे हैं। और गोवा का तो बिल्कुल अपने आप में एक अलग ही मामला है। कैसे है कि इट हैज एक्सील्ड इन पर कैपिटा इनकम टर्म्स में से। पर कैपिटा इनकम की अगर हम बात करें तो इसकी रिलेटिव पर कैपिटा इनकम जो है वो डबल हो चुकी है 1970 से लेकर के अब तक। मींस 1970-71 में जो पर कैपिटा इनकम गोवा की थी, अब अगर उसको देखें तो वो डबल हो गई है। तो इट मींस इसने बहुत अच्छी खासी ग्रोथ की है। नॉर्दर्न स्टेट्स की बात कर लेते हैं तो देखो नॉर्दर्न स्टेट्स में हमको हरियाणा और दिल्ली दोनों की अच्छी परफॉर्मेंस हमें देखने को मिली है, लेकिन जो आपका पंजाब है,
पंजाब की जो ग्रोथ है वो 1991 के बाद से क्या हुई है, उसकी इकोनॉमी डाउन हुई है, पंजाब की ग्रोथ है वो डिटोरिएट हुई है। तो ये मींस पंजाब के लिए एक चिंता की बात है, ठीक है। दूसरा, दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली का जो जीडीपी का शेयर है दिल्ली का इंडिया की जीडीपी में, वो मींस स्टार्टिंग में 1.4% इंडिया की जीडीपी में इसका शेयर हुआ करता था, लेकिन अब वो 3.6% शेयर है। मींस इंडिया की जीडीपी में दिल्ली अकेली 3.6% का कंट्रीब्यूशन देती है। मींस अगर इंडिया की टोटल जीडीपी को आप 100 मान लें तो उसमें से 3.6% अकेली दिल्ली देती है। तो मींस अच्छा खासा जीडीपी यहां से मिलता है। हरियाणा की जीडीपी की अगर हम बात करें तो इंडिया की जीडीपी में नाउ एक्सीड्स दैट ऑफ पंजाब, तो पंजाब से आगे निकल चुका है हरियाणा, ठीक है, जीडीपी के मामले में। अब अगर हम जब हमने साउथ वाले स्टेट्स देख लिए, वेस्ट देख लिए, तो ईस्टर्न स्टेट्स को और देख लेते हैं। देखो, वेस्ट बंगाल की अगर हम बात करें, वो एक समय पर थर्ड लार्जेस्ट शेयर हुआ करता था इसका नेशनल जीडीपी में 10.5% का, कब 1960-61 के आसपास में। लेकिन अब इसकी वेस्ट बंगाल का जो शेयर है इंडिया की जीडीपी में, उसका जो कंट्रीब्यूशन है बहुत बुरी तरह से डाउन हुआ है। कहां तो वो 10.5% था, अब वो रह गया है ओनली 5.6%। तो एक सेंस में हम कह सकते हैं कि लगभग 50% रह गया है। जो मीन देखो, यहां पर ये 10 है और यहां पर ये 5.6 है। सो वेस्ट बंगाल का कंट्रीब्यूशन आधा रह गया है उस ईयर से, मींस 1960 से अगर इसको हम काउंट करें तो। वेस्ट बंगाल की एक बात और आप देख सकते हो कि वेस्ट बंगाल की जो पर कैपिटा इनकम है वो भी डिक्लाइन हुई है, 83.7% उसका डिक्लाइन आया है 2023-24 में, ठीक है। जो कभी 125 इतने परसेंट हुआ करती थी, अब वो 83.7%। मींस लास्ट कुछ सालों में वेस्ट बंगाल की जीडीपी भी डाउन हुई है, उसकी पर कैपिटा इनकम भी डाउन हुई है। जबकि एक अजीब बात देखो आप, उड़ीसा, जिसको हम ये मानते थे कि ये तो हमेशा डाउनफॉल में ही रहता है क्योंकि बहुत सारे वहां पर साइक्लोन्स आते हैं, नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से उड़ीसा हमेशा हमारा पीछे रह जाता है डेवलपमेंट में। लेकिन उड़ीसा की जो पर कैपिटा इनकम है वो इंक्रीज हुई है, जो उस समय पर 50.3% होती थी 1991 में, तो अब वो 88.5% है 23-24 में। मींस अच्छा खासा इसमें क्या हुआ है, ग्रोथ देखने को मिला है उड़ीसा में। सेंट्रल स्टेट्स में अगर हम उत्तर प्रदेश को छोड़ देंगे तो फिर मींस उत्तर प्रदेश तो पॉपुलेशन के मैटर में इंडिया का लार्जेस्ट स्टेट है। इट हैड अ शेयर ऑफ 14.4% इन 1960-61 में। इंडिया की जीडीपी में यूपी का जो शेयर होल्डिंग थी, जो कंट्रीब्यूशन था, 14.4% था। However, its share started to decline thereafter, लेकिन इसका शेयर बाद में कम हुआ, which continued even after bifurcation, means जब यूपी में से उत्तराखंड बना दिया गया उसके बाद भी जो है इसका जो शेयर है वो कम होता रहा, हमें अगर प्रीवियस ईयर से हम इसको जो है कंपेयर करेंगे। अब हमारे पास में मध्य प्रदेश है, बड़ा स्टेट है, उसको कैसे हम छोड़ सकते हैं। तो मध्य प्रदेश फॉलोड अ 5 डेकेड पीरियड ऑफ डिक्लाइन, मींस इसकी जो जीडीपी पर कैपिटा इनकम की अगर हम बात करें तो लगातार 5 डेकेड्स तक, इट मींस 50 इयर्स तक इसका जो कंट्रीब्यूशन है, इसकी ग्रोथ है वो डाउन होती रही है। अब वहीं अगर हम बात करें कि रिलेटिव पर कैपिटा इनकम इसकी बात करें तो वो इंक्रीज हुई है। तो जीडीपी का कंट्रीब्यूशन इसका डाउन हुआ है, लेकिन हाँ, इसके स्टेट्स के अपने पीपल की जो पर कैपिटा इनकम है उसमें तो ग्रोथ हुई है। वहीं अगर हम अपने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात करें तो भैया उसमें टॉप कर रहा है आपका सिक्किम। तो सिक्किम की पर कैपिटा इनकम वाज बिलो द नेशनल एवरेज। 1980-81 में सिक्किम की पर कैपिटा इनकम नेशनल एवरेज से बिलो हुआ करती थी, लेकिन इट्स पर कैपिटा इनकम सर्ज फ्रॉम अराउंड 100% ऑफ द नेशनल एवरेज इन 2020 से, और इतना कितने पा गई वो 320%। मींस कहां तो वो मींस 100% के आसपास तक ही हुआ करता था उसके रेशो, अब उसमें जो ग्रोथ देखने को मिली है
320% की हमें ग्रोथ देखने को मिली है। सो सिक्किम ने बहुत अच्छा खासा ग्रोथ किया है। और सिक्किम की अगर हम बात करें तो सिक्किम जो है ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के लिए इंडिया में टॉप पर है। मींस वहां पर विदाउट एनी फर्टिलाइजर जो क्रॉप्स होती हैं, जो एग्रीकल्चर होती है, वो आज सिक्किम उसमें नंबर 1 पे है। बहुत सारे अवार्ड्स वगैरह भी सिक्किम को मिल चुके हैं। वहां का जो एनवायरमेंट है बहुत ही क्लीन है। अब आ जाते हैं असम को देख लेते हैं। असम विच इनिशियली हैड अ पर कैपिटा इनकम स्लाइटली अबव द नेशनल एवरेज। मींस स्टार्टिंग में इसकी जो पर कैपिटा इनकम थी वो नेशनल एवरेज से थोड़ी सी ऊपर हुआ करती थी, एक्स्ट्रा हुआ करती थी, लेकिन उसमें डिक्लाइन हुआ कितना 73.7% का 23-24 तक आते आते। तो एक मिक्स सा रिजल्ट हमें इसमें देखने को मिल रहा है। अब हमारे सामने एक चीज आएगी कि भाई अगर स्टेट्स में कुछ स्टेट्स ऐसे हैं स्पेशली सदर्न स्टेट्स, तो उनका तो हमेशा ग्रोथ दिख रहा है हमको देखने को। अदर स्टेट्स में देखें तो कुछ मिले जुले रिजल्ट्स हैं, किसी का ग्रोथ हुआ है तो किसी का डाउन हुआ है। उसके पीछे ये जो स्टेट्स की साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, सेंट्रल, इनमें जो डिफरेंसेस हैं, जो रिलेटिव डिफरेंसेस हैं, उसके पीछे रीजन क्या है। तो रीजन हम देख लेते हैं। सबसे पहले देखो, फर्स्ट रीजन है हमारे यहाँ पे अनइक्वल रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन। जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं इंडिया के सारे स्टेट्स में वो इक्वली अवेलेबल नहीं है। जैसे आप बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में कोल आपको उतना नहीं मिलेगा जितना झारखंड में मिलेगा, या आपको आंध्र प्रदेश में मिलेगा। उत्तर प्रदेश में या बिहार में आपको ओशियन भी नहीं मिलेगा। सो जो ओशियन से होने वाला ट्रेड है उसको आप कर सकें। तो नेचुरल रिसोर्सेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक बड़ा रीजन है इनमें उस डिस्पैरिटी का। इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स, देखो जिन स्टेट्स में इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, मींस अच्छे रोड्स होंगे, रेलवेज का स्ट्रक्चर बहुत अच्छा होगा, वाटरवेज बहुत अच्छे होंगे, अच्छी इलेक्ट्रिसिटी होगी, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा होगा, ये सारी फैसिलिटीज अगर अच्छी होंगी तो उन स्टेट्स में जो चांसेस है इन्वेस्टमेंट के वो इंक्रीज हो जाएंगे। सो जिन स्टेट्स में अगर आप देखोगे, जैसे आप देखो यूपी के सर्टेन डिस्ट्रिक्ट्स को देखो, आप बिहार को देखो, झारखंड, छत्तीसगढ़, इन स्टेट्स को देखोगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर में, लॉ एंड ऑर्डर वगैरह में अब तो ठीक है इंप्रूव हुआ है यूपी में, लेकिन अगर आप प्रीवियस ईयर्स से कई डिकेड से कंपेयर करोगे तो इन स्टेट्स में सिचुएशन बहुत खराब हुआ करती थी। आज भी आपको बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इनमें देखोगे तो सिचुएशन बहुत खराब मिलेगी आपको। तो कोई भी इन्वेस्टर वहां पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगा। क्यों? कि आप रात को वहां जाकर के, सारे दिन आपने किसी फैक्ट्री के लिए जमीन परचेज की, आपने वहां पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया, आ गए वसूली करने वाले एजेंट्स, गुंडे बदमाश आ गए, आपका सारा जो है आपसे पैसा वसूली करने की बात हो गई, हफ्ता वसूली की बात हो गई, तो वहां पर ऑब्वियसली कोई भी इन्वेस्टर नहीं आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास में इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो जिन स्टेट्स में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, अच्छी एम्प्लॉयमेंट वहां पे मिला है, प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है, तो उससे प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ है, लोगों की पॉकेट में मनी आया है, नए नए बिजनेसेस का डेवलपमेंट हुआ है, तो जहां जहां इंडस्ट्रियलाइजेशन ज्यादा हुआ वहां पर उनकी पर कैपिटा इनकम, उनकी जीडीपी हमेशा इंक्रीज हुई है। एग्जाम्पल ले सकते हैं आप महाराष्ट्र का, आप ले सकते हैं गुजरात का, आप ले सकते हैं तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इन केरला, कर्नाटक, वहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत अच्छा हुआ है, तो वो हमसे आगे भी है, नॉर्दर्न स्टेट से या ईस्टर्न स्टेट से। गवर्नेंस एंड पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, जहां पर भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज स्ट्रिक्ट होंगी, फ्लेक्सिबल होंगी, या अकॉर्डिंग टू द डिमांड्स ऑफ द मार्केट या नीड्स ऑफ द मार्केट अगर होंगी, और उनको ध्यान में रख करके बनाया जाएगा कि वो डेवलपमेंट को प्रमोट करें, लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा होगा, तो वो स्टेट्स भी हमसे आगे रहेंगे। फिर है आपका ह्यूमन कैपिटल एंड एजुकेशन। जिन स्टेट्स ने अगर एजुकेशन में, ह्यूमन रिसोर्सेज में इन्वेस्टमेंट किया है, तो वहां का जो डेवलपमेंट है वो बाकी स्टेट से हमेशा अपर रहेगा, मींस इंक्रीज्ड जो है रहेगा। जैसे आप देख सकते हैं केरला, तमिलनाडु या कर्नाटका, उन स्टेट्स की बात करें आप, वहां पे लिटरेसी लेवल ज्यादा है, वहां पर ग्रेजुएशन करने वाले लोग ज्यादा हैं,
टेक्निकल फील्ड में जाने वाले ज्यादा हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, वहाँ के लोग स्किल्स पे काम करते हैं। गुजरात को देखो आप, वहाँ लोग नौकरी के पीछे नहीं जाते, वहाँ पे अपनी स्किल्स पे काम करते हैं, बिजनेस पे काम करते हैं, तो वहाँ बिजनेस के लिए बहुत अच्छा स्टेट माना जाता है गुजरात को। सो ये सारी चीजें भी मिलकर के अपना इम्पैक्ट जो है डालती हैं। अब हम इसको कंक्लूजन में अगर देखें तो स्टेट्स जो इंडिया में हैं, जो कि हम आप कह सकते हैं सदर्न स्टेट्स, उनमें बहुत अच्छी खासी ग्रोथ मिली है और वो काफी डेवलप्ड हो चुके हैं। वहीं हमारे जो ईस्टर्न स्टेट्स हैं वो अभी भी डाउन पे हैं, बहुत ज्यादा ग्रोथ हमें उनमें देखने को नहीं मिली है। हम वहीं पर नॉर्दर्न स्टेट्स को देखेंगे तो उसमें हरियाणा हमको अच्छा करता हुआ दिख रहा है, दिल्ली हमें अच्छा करता हुआ दिख रहा है, दिल्ली यूटी है, पंजाब हमें डाउन में दिख रहा है। वहीं हमको एमपी मध्य प्रदेश में भी डाउन रहा। अगर हम सेंट्रल में देखेंगे तो यूपी को देख सकते हैं आप। तो ऐसे बहुत सारे हमारे पास में स्टेट्स के एग्जांपल्स हमने देखे। उसके पीछे रीजन क्या क्या है, रिसोर्सेज का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, पॉलिसीज वहाँ की पॉलिटी है, उनका इम्प्लीमेंटेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, एजुकेशन है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में उनका कितना अच्छा इम्प्लीमेंटेशन है, गवर्नमेंट कितनी सपोर्टिव है, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर में कितनी डाइवर्सिटी और मॉडर्नाइजेशन है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है। ये सब मिलकर के डिसाइड करते हैं कि कोई स्टेट या मल्टीपल ऑफ स्टेट्स कितना तेजी से डेवलप होंगे, कितना अपने आप को लीड करेंगे। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हमने देखे। कल आने वाले सेशन में हम यहाँ से क्वेश्चंस को रेज करेंगे और फिर नेक्स्ट डे मिलते हैं एक अनदर सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।